नमस्कार। हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, पर कभी सोचा है कानून की नज़र में इसका असल मतलब क्या है? आखिर वो कौन से रूल्स हैं, कौन से नियम हैं हमारे संविधान में जो ये तय करते हैं कि कौन भारत का नागरिक है और कौन नहीं? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सीधे चलते हैं संविधान के आर्टिकल्स 5 से 11 की दुनिया में। एक ऐसी कहानी जो हम सबकी पहचान से जुड़ी है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब वो हमारी पूरी पहचान तय करता है। आखिर भारत का नागरिक है कौन? देखिए, ये सिर्फ एक लीगल डेफिनेशन की बात नहीं है। ये सवाल तय करता है कि किसे वोट डालने का हक है, कौन देश के प्रति वफादार है और असल में कौन इस महान देश का हिस्सा कहलाता है। और इसका जवाब वो छिपा है हमारे संविधान के पार्ट 2 में। इस सवाल के जवाब की शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत से, सिंगल सिटीजनशिप, यानी भारत की एकल नागरिकता। आप समझिए कि ये वो बुनियाद है, वो नींव का पत्थर है जिस पर सिटीजनशिप से जुड़े बाकी सारे नियम, सारे कानून टिके हुए हैं। तो आखिर ये है क्या? क्या मतलब है इसका? तो देखिए, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य का, जैसे पंजाब या महाराष्ट्र का नागरिक नहीं होता, बल्कि वो पूरे भारत देश का नागरिक होता है। जैसे अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप होती है ना, मतलब आप टेक्सास के भी सिटीजन हैं और अमेरिका के भी। लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने ब्रिटिश सिस्टम से प्रेरणा ली। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चुना जो देश की यूनिटी, देश की एकता पर जोर देता है। मतलब चाहे कोई केरल में हो या कश्मीर में, पहचान एक ही है, भारतीय। अच्छा, तो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। बात करते हैं उस ऐतिहासिक दिन की, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। जरा सोचिए, उस सुबह, उस एकदम पहली सुबह, भारत के सबसे पहले नागरिक कौन बने थे? संविधान ने किसको कहा कि हां, आज से आप भारत के नागरिक हैं? इसका जवाब मिलता है आर्टिकल 5 में। इसको आप कह सकते हैं कि ये सिटीजनशिप का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट था, एकदम पहला खाका। इसी आर्टिकल ने वो शुरुआती शर्तें बताईं जिनके बेसिस पर यह तय हुआ कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले नागरिक कौन होंगे। और मजे की बात यह है कि ये शर्तें बड़ी सीधी साधी थीं। 3 ऑप्शन दिए गए और उनमें से बस कोई एक पूरा करना था। पहला, कि आपका जन्म भारत की जमीन पर हुआ हो। अगर ऐसा है तो बस आप नागरिक हैं। अच्छा, अगर ये नहीं है तो दूसरा ऑप्शन, क्या आपके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ था? अगर जवाब हां है तो भी आप नागरिक हैं। और मान लीजिए ये दोनों भी नहीं, तो तीसरा ऑप्शन, क्या आप संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से नॉर्मली भारत में ही रह रहे थे? अगर इसका जवाब भी हां है तो भी आपको भारत का नागरिक माना गया। लेकिन हम सब जानते हैं कि भारत का जन्म एक बहुत ही असाधारण और दर्दनाक हालात में हुआ था। मतलब पार्टीशन, विभाजन। लाखों लोग इधर से उधर हुए थे। तो जाहिर सी बात है, हमारे संविधान बनाने वालों को इस सिचुएशन के लिए कुछ स्पेशल नियम, कुछ खास प्रावधान बनाने ही पड़े। तो इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए आए आर्टिकल 6, 7 और 8। आर्टिकल 6 ने उन लाखों लोगों को नागरिकता का रास्ता दिया जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आए। फिर आर्टिकल 7 ने उन लोगों के बारे में सोचा जो पहले तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन बाद में भारत वापस लौट आए। और आर्टिकल 8 ने उसने उन लोगों का ख्याल रखा जो थे तो भारतीय मूल के पर भारत से बाहर दुनिया भर में रह रहे थे। उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक मौका दिया गया। तो आप देखिए, ये सिर्फ कानून के आर्टिकल्स नहीं थे, ये उस वक्त की सच्चाई को दिखाते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि नागरिकता मिलती कैसे है, पर सवाल ये है कि क्या भारतीय नागरिकता कभी खत्म भी हो सकती है, छीनी जा सकती है? तो इसका जवाब है हां, बिल्कुल। और इसका कनेक्शन सीधा हमारे उसी पहले सिद्धांत यानी सिंगल सिटीजनशिप से जाकर जुड़ता है। आर्टिकल 9 इस बारे में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। वो साफ साफ करता है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमैटिकली अपने आप खत्म हो जाएगी। मतलब साफ है, आप एक ही टाइम पर 2 देशों के नागरिक नहीं हो सकते। इसके बाद है आर्टिकल 10। ये एक तरह से एक गारंटी देता है, एक आश्वासन। ये कहता है कि भाई, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आप बने रहेंगे, आपकी सिटीजनशिप जारी रहेगी। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानूनों के दायरे में होगा। और यहीं से संविधान हमें अपने आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आर्टिकल की तरफ लेकर जाता है। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, संविधान ने तो शुरुआती नियम बना दिए, लेकिन आज के इस बदलते हुए जमाने में सिटीजनशिप के कानूनों को बदलने की, उन्हें नया रूप देने की ये फाइनल पावर किसके हाथ में है? और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, पार्लियामेंट, यानी हमारी संसद।
देखिए, आर्टिकल 11 ये संविधान बनाने वालों की तरफ से पार्लियामेंट को दी गई एक जबरदस्त शक्ति है। ये एकदम साफ कहता है कि नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे खत्म होगी या उससे जुड़ा कोई भी मामला हो, उस पर कानून बनाने की पूरी पावर सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास होगी। और हमारी संसद ने इस पावर का खूब इस्तेमाल भी किया है। इसी आर्टिकल 11 के तहत 1955 में बनाया गया सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता अधिनियम। और यही वो कानून है जिसमें टाइम टू टाइम बदलाव किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए, जैसे कि CAA, जो काफी चर्चा में रहा। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि संविधान ने सिटीजनशिप को कोई पत्थर की लकीर नहीं माना था, बल्कि एक ऐसी चीज के तौर पर देखा जो वक्त के साथ भविष्य की जरूरतों के हिसाब से बदल सकती है, और इसे बदलने का हक संसद को दिया। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ कि सिटीजनशिप को डिफाइन कौन करता है। देखिए, संविधान ने इसकी नींव तो रख दी, लेकिन इस परिभाषा को वक्त के साथ बदलने, इसे नया रूप देने और इसे फिर से लिखने की जो फाइनल पावर है, वो हमारी चुनी हुई संसद के हाथों में सौंप दी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारतीय होने का मतलब क्या है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक डिबेट, एक लोकतांत्रिक बहस का नतीजा है, और वो बहस आज भी जारी है।